हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर यूपी टेट 2019 का, जिसकी एग्ज़ाम हुई थी 8 जनवरी 2020 को। दोस्तों, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी है टेट से रिलेटेड, पहली से पाँचवीं तक की होती है एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। हमें सारे स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहिए ताकि हमें इनका लेवल पता चले। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो यह चली थी ए, बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर डिटेल भी है, तो हम साथ साथ डिटेल भी देखते जाएंगे। तो भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच चली थी और इसकी दूरी है 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर, पुष्कर, नासिक या हरिद्वार में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, है ना, सोनपुर में होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। अब सोनपुर मेला जो है यह एशिया का सबसे बड़ा है। यह सोनपुर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। एक प्रश्न यहाँ से। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और अगर इंग्लिश महीने में आ जाए तो नवंबर दिसंबर। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है और हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। प्रश्न पूछ सकते हैं, हाथी बाजार किस मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है? तो सोनपुर का जो मेला लगता है वह है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, है ना। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा के लिए किए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है। नेक्स्ट है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? इसका सही आंसर है 14 से 18। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आपको जितने भी अनुच्छेद है अधिकार है और उसके अनुच्छेद है वो हमें देखना चाहिए। अब ये इसकी डिटेल पूरी है नीचे, तो हम इसे भी देखेंगे। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि 6 मौलिक अधिकार है वह संविधान के किस भाग में? तो तीसरे भाग में है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार के अंतर्गत हैं। 19 से 22 जो हैं वह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं वह हैं 23 से 24। 25 से 28 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 29 से 30 सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या भारत? तो इसका सही आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान लचीला है। दूसरा, यह आसानी से संशोधित किया जा सकता है और वहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसे सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे कानून बनाए जाते हैं। और भारत का संविधान कैसा है? कठोर व लचीला। ये लाइन भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश में रेडियल
पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा या टुंड्रा प्रदेश? तो इसका सही आंसर है टुंड्रा प्रदेश। रेडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेडियर टुंड्रा प्रदेश में निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि रेडियर किस काम में आता है? तो परिवहन, माल ढुलाई। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेडियर की खाल पहनते तथा भोजन के रूप में रेडियर के मांस तथा दूध का उपयोग भी करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो इसमें कंपास, डाउन्स, प्रेरीज, पंपास। तो ए नहीं है, कंपास नहीं है, बाकी तीनों शीतोष्ण घास प्रदेश है। ये याद रखना है आपको कि डाउन्स शीतोष्ण घास प्रदेश है, प्रेरी से और पंपास से। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल हम देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील और वेनेजुएला। और ये पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास स्थल, कंपास ब्राज़ील में और वेनेजुएला लानोस में। ये वेरी IMP है, ये एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आ जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। पंपास अर्जेंटीना में है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, स्टेपी मध्य एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। जनसंख्या के आकार के अनुसार एशिया महाद्वीप है बृहत्तम, और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यह प्रश्न भी काफ़ी बार आ चुका है कि एशिया को यूरोप से अलग कौन सा पर्वत करता है? तो यूराल पर्वत। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में थार मरुस्थल थार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसके अंदर आंसर दे रखा है, ए और बी दोनों दे रखा है, हम इसे देख लेते हैं। थार उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति हैं जो पश्चिम में नैनीताल से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती हैं। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं और दीपावली का त्यौहार भी यहाँ पर मनाया जाता है। यानी कि थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति और उत्तराखंड से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती हैं। तो ये दोनों ही आंसर इसके अंदर सही बताए गए हैं। अगला ही भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। वेरी IMP है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या मध्य प्रदेश? तो छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। थोड़ी इसकी डिटेल देख लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित इस्पात कारखाना है। भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। वेरी IMP है। मुख्यतः यहाँ किसका उत्पादन होता है? रेलों का। और इस संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा हुई? सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है 11वां, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसका सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्थाओं में। पंचायती राज व्यवस्था की डिटेल देख लेते हैं हम थोड़ी। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में। इस संस्था में यह व्यवस्था की गई कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को आरक्षण 1/3 से कम हो। और इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम, यानी कि कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3 से 1/3 दिया गया, इससे कम नहीं दिया गया है। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 45, 50, 30 या 35? तो इसका सही आंसर होगा 35। इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। अब प्रश्न आ सकता है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है या संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया की तरह चुना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और आज्ञापत्र के माध्यम से होती हैं। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अहर्तताएं दी हैं। पहली, भारत का नागरिक हो, और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण
कर चुका हूँ। प्रश्न आ सकता है कि कितने वर्ष की आयु होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, ये यहाँ पे आया हुआ है ना। अगला प्रश्न है, सूची है, सुमेलित करना है भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर है भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल, नगर निगम मेयर और ग्राम पंचायत सरपंच से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो इसका प्रयोग हुआ था केरल 1959, केरल में हुआ था 1959 में। कौन से अनुच्छेद का? 356 अनुच्छेद का। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो नगर निगम द्वारा चुंगी कर और गृह कर दोनों ही लगाए जाते हैं। एक बार इसकी भी डिटेल देख लें। नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है। नगर निगम कौन सी व्यवस्था है? शहरी स्थानीय है ना। प्रायः 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि नगर निगम कितनी जनसंख्या पर रहता है या बनता है? तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या। हर नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है और नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर या महापौर। वेरी आईएमपी मेयर महापौर का प्रश्न भी आता है। नगर निगम शहर में निजी मकान या जमीन पर गृह कर लगाती हैं, चुंगी कर लगाती हैं और इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स लगा सकती है, जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? तो इसका सही आंसर होगा एखोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डिटेल भी देख लेते हैं एक बार हम। पानी में तैरने वाले एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार एखोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी है। यह पौधा रुके हुए जल में वृद्धि करता है और सारी ऑक्सीजन खींच लेता है और ऑक्सीजन पानी में न होने के कारण वहाँ की मछलियाँ मर जाती हैं। और जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लगाया गया था और जिसके कारण इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है ना। जैविक और अजैविक के बीच संयोजक कड़ी किसे माना जाता है? विषाणु, वायरस को माना जाता है। विषाणु को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है और यह संक्रामक प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। और इसके क्या लक्षण हैं ये भी देख लेते हैं। वायरसों में माप, आकृति, संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति निश्चित स्थायी होते हैं। सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से ही 2 प्रमुख पदार्थों के बने होते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं उससे कहते हैं इथाइलिन। इथाइलिन कैसा है? यानी कि यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है और गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है ना। और इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है और यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में, प्रश्न आ सकते हैं कच्चे फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? तो इथाइलिन करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है क्लॉस्ट्रीडियम जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। जबकि राइजोबियम सहजीवी के रूप में लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ की गांठों में पाए जाते हैं। जैसे मटर की जड़ की गांठ होती है उसमें क्या पाया जाता है? लेग्यूमिनोसी। इन जीवाणुओं में भी वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? तो बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है।
वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया है उसे बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए किसे कहते हैं, यानी कि यह संरचना किसने प्रस्तुत की, तो वाटसन और क्रिक ने की थी। बी डीएनए सभी कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है, तो अचल जीव का उदाहरण है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला है जो पोरीफेरा संघ का एक जंतु है। ठीक है, यह अचल है और चलने में सक्षम नहीं है और किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं और इसे वीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं। वेरी आईएमपी पूछा जा सकता है, वीनस की फूलों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो यूप्लेक्टेला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणु की इकाई है अमीनो अम्ल। कई बार पूछा जा चुका है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है, यानी कि किसके निर्माण की इकाई होती है, प्रोटीन में एमिनो अम्ल पेटाइड बंधों द्वारा एक दूसरे जुड़े। ये प्रश्न भी अधिकतर पूछा जा चुका है। लगभग 20 एमिनो अम्ल प्रायः सभी प्रोटीनों में, कितने एमिनो अम्ल प्रायः प्रोटीनों में पाए जाते हैं, तो 20 पाए जाते हैं। ये पूछा गया है। एमिनो एसिटिक अम्ल सबसे सरल एमिनो अम्ल है और इस अम्ल को ग्लाइसिन कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तारककाय। तारककाय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तारककाय के दो भाग प्रमुख होते हैं, एक की सेंट्रोल और दूसरे का सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर कोशिका यानी कि कौन कोशिका विभाजन में मदद करता है, सेंट्रोस्फीयर है ना, और जबकि लवक, रिक्तिकाएं तथा सेल्यूलोज कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिका से पित्त का स्त्राव होता है जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित होती है। यह विटामिन ए का संश्लेषण है और इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय कौन है, शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, तो यकृत करता है। पित्त का लगातार स्त्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। प्रश्न आ सकता है यकृत का प्रमुख कार्य क्या है, तो पित्त का लगातार स्त्रावण करना। ये आपके प्रश्न हो गए हैं। 24 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। हम 25 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। और भी डिटेल दे रखी है, वो भी देखते हैं। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गोरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, ग्रामीण अधिवास में शामिल है। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम फार्म स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पूर्वा अधिवास गांवों में कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं और ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, इन सभी में से सी है किलिमंजारो। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत तो है लेकिन कौन सा है, निष्क्रिय है। कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर है यह, तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है जो 5882 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, मुंबई तट पर अवस्थित है। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन है जिसमें गुफा मंदिर, एलिफेंटा गुफा जैसे चट्टानों से उकेरा गया है। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। एक बार डिटेल देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। प्रश्न आ सकता है मानसूनी वन किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, और यह वर्षा कराते हैं 70 से 200 सेंटीमीटर तक। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु से 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं और इन वनों में साल, सागौन, आमनू, शीशम, चंदन, पीपल, शहतूत, अर्जुन आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कार्बी एंग्लोंग पठार का पठार विस्तार है, प्रायद्वीप पठार का। यह कार्बी एंग्लोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य प्रायद्वीप का विस्तार है।
यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा कराता है और पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक की है। ठीक है, ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज का जो सेशन था यह कंप्लीट पूरा आपका लगभग हो चुका है। 30 प्रश्न थी और कैसी भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा से पर्यावरण का अगर सब्जेक्ट है तो 30 प्रश्न है उसमें पूछे जाएंगे। अलग अलग स्टेट की हो, चाहे रीट की हो या यूपी टेट की हो, एमपी टेट की हो, सभी में 30 प्रश्न रहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का सिलेबस है तो इसके अंदर शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेट के अनुसार किसी में 10 नंबर के शिक्षण शास्त्र पूछे जाते हैं प्रश्न, या किसी में 15 के पूछे जाते हैं। तो हम सारे स्टेट के क्वेश्चन देखेंगे और पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्या पेपर आता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।